हवा में उड़ रहे हैं 8 नंबर और तुम्हें हवा से कैच करके अपनी जेब में डालने हैं भाई। ऐसा होने वाला है टीए का यूनिवर्सल क्रश कह सकते हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हलवे में कभी कभी होता है ना, बहुत ज्यादा चीनी होती है, तो आप मम्मी को बोलते हो कि मम्मी ये तो इतना चिप 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 कर रहा है, शुगर की इतनी ज्यादा अमाउंट डाल दी है आपने हलवे के अंदर। हम कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करते हैं। मैंने कहा था अभी तो कसम खिलाई थी कैलकुलेटर नहीं यूज करने हैं, बर्बादी है। मतलब तुम भाई किसी दोस्त अगर तुम नहीं ज्यादा पसंद करते हैं, तुम्हें लग रहा है ज्यादा ही कंपटीशन बढ़ा रहा है, तो उसको ना तुम फ्रेंडशिप डे पे या बर्थडे पे कैलकुलेटर गिफ्ट कर दो, तो भाई समझ जाओ फिर तो बस गेम बजने वाला है। क्योंकि कैलकुलेटर अगर आप यूज करते चलेंगे अगले 6 महीने तो आपकी लुटिया डूबने वाली है। वेलकम टू केमिस्ट्री लैब विद शिल्पी मैम AKA डोरा मैम, जो आज एक ऐसा सेशन लेकर आए हैं जिसमें आपके जे एग्जाम में, मतलब ऐसा है हवा में उड़ रहे हैं 8 नंबर और तुम्हें हवा से कैच करके अपनी जेब में डालने हैं भाई। ऐसा होने वाला है क्योंकि 8 नंबर बेटा इस सेशन तक अगर आप आ गए हो ना, तो ये कुदरत का इशारा है, सीधा साइन है यूनिवर्स का कि बेटा देख जे एग्जाम में तुझको 8 नंबर लेकर आने हैं इस सेशन से। तो बेटा पूरी क्लास लगानी है मोल कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ये मान लो एनटीए का यूनिवर्सल क्रश कह सकते हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बस मैं हर बच्चे का जो इस वक्त मुझे देख रहा है, जुड़ा हुआ है, तहे दिल से बेटा शुक्रिया करना चाहती हूँ दैट यू गाइज हैव बिलीव्ड इन अस सो मच। सो इतना भरोसा आपने हमेशा दिखाया, चाहे वो गदर सीरीज थी, चाहे वो एकलव्य टेस्ट सीरीज थी, चाहे एकलव्य का ड्रॉपर बैच था, और फिर चाहे यूट्यूब पे एक फ्री कोर्स बनाना था जो हमने किया आपके कहने से कि मैम लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाइए। यूट्यूब पे वन शॉट तो बहुत है 8 से 10 घंटे के, मगर कोई टीचर ये नहीं सोचता है कि उस वन शॉट के बाद बच्चे की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बेटा आपका जो कॉन्फिडेंस है हम पे, तो उसी वजह से वी आर एबल टू टेक सच अ बिग स्टेप कि हमने पहली बार, मतलब जो बच्चा यूट्यूब पे फ्री में पढ़ रहा है उसके लिए हमने सोचा कि हम इस बच्चे को क्लास के बाद जो भी चीज़ें देना चाहते हैं, चाहे वो क्विज है, असाइनमेंट है, डीपीपी है, डाउट सॉल्विंग है, तो वो किस तरह दें। तो एक ही चारा था, फ्री का कोर्स लॉन्च कर दीजिए। अब भाई तनख्वाह, ये समझ लो मेरी तनख्वाह से पैसे कटे हैं, मगर सिर्फ इसके लिए कि तुम बेटा सिलेक्शन पाओ। ओके, तुम उस अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाओ, और उसके लिए जो बन पड़ेगा बेटा हमसे हम करेंगे। सो वेदांतु की टीम दिन हो या रात हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे सपने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, उसको सच्चाई में बदलने के लिए। तो बस यही बताना चाहती हूँ कि पूरा फ्री कोर्स बना दिया है आपके लिए। तो आप देख सकते हो जो यूट्यूब की सीरीज़ है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और हर्ष सर भी आपसे कनेक्ट करते हैं, तो इसका हमने एक प्राइम कोर्स बना दिया है। तो मैम कोर्स का क्या फ़ायदा होगा? कोर्स का फ़ायदा ये होगा, मुझे आपको अपने हैंड रिटन नोट्स देने हैं, ठीक है, मुझे आपको डीपीपी देना है स्पेशल 50 सवालों का, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। मैं ऐसे पीवाईक्यूज आपको कराना चाहती हूँ जो मोस्ट रिपीटेड हैं, या मैं आपको कोई डाउट आ गया पढ़ते हुए, वो सॉल्विंग में हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेटा कोर्स के अंदर ही होती हैं, और वेदांतु ने आपके लिए फ्री कर दिया है। जो भी बच्चा कोर्स में एनरोल्ड होगा, फ्री कोर्स है, उसी को ये फीचर्स मिलेंगे। देखो, आप अगर मेरा लेक्चर लगाए हो मगर आप उसके बाद मुझसे कोर्स में नहीं जुड़े, तो बेटा इसमें आपका आधा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने हैंडेड नोट्स, डीपीपी वगैरह सब यहाँ पे कराती हूँ, ठीक है। तो जो भी बच्चा नया है इस वीडियो में, जिसने अभी तक कोर्स नहीं लिया, तो सोच रहा है कैसे लेना है, तो ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला लिंक दे रखा है, एनरोल इन दिस प्राइम कोर्स। टैप करना, यही पेज ओपन होगा। इस पेज में बाय नाउ पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इस कोर्स में जब बाय नाउ पे टैप करेंगे, आप एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है क्लास के बाद आपको इसमें दिखेंगी, क्विज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और जैसे मैंने बताया डीपीपीज वगैरह, एवरीथिंग वुड बी देयर। और हम ध्यान रखेंगे तुमने क्वेश्चन किए या नहीं, पूछूंगी मैं तुमसे, ठीक है। तो अगर कोर्स में नहीं आए हो अब तक, डिस्क्रिप्शन से लिंक है, कर लो। फिलहाल बेटा बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के सेशन नंबर 3 की।
अब मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ कि ये जर्नी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि आप एक ऐसे एग्जाम के लिए जा रहे हैं जो सबसे मुश्किल एग्जाम है, मतलब सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है आज तक का। तो यूं ही तो नहीं होगा सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट, यूं ही तो नहीं बच्चों की रूह कांपती होगी एग्जाम से, कुछ तो होगा। और वो कुछ क्या होता है बेटा, मैक्सिमम बच्चा कंसिस्टेंट ही नहीं है। कंसिस्टेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। जब तुम सोचते हो ना बैठ के कि भाई 17 लाख बच्चा दे रहा है इस बार तो एग्जाम, 17 लाख में से पहले राउंड में तो 2.5 लाख ही सिलेक्ट होना है, उसमें भी IITs की सीट तो मात्र 18,000 के आसपास है, तो क्या ही होगा, नहीं हो पाया 17 लाख में। अब वो नेगेटिव माइंडसेट आपको पूरा झंझोड़ देता है। जितना चाहे आप कैपेबल भी हो, आप नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं आपको अपने केटायन आर्मी बुलाती हूँ। मेरे छोटे छोटे केटायंस, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, ठीक है। तो मेरे साथ बेटा इस जर्नी में जुड़े रहना। मेरी केटायन आर्मी हमेशा जब भी इस डिफिकल्ट सिचुएशन में होगी, ये सोचेगी कि हमारी डोरा मैम हमारे साथ है, और केटायन आर्मी कभी हिम्मत नहीं हारती, ठीक है। तो अगर तुम मुझ पे भरोसा रखते हो, जो तुमने आज तक दिखाया है, तो एक बार और भरोसा आंख बंद करके करना है। पूरे रास्ते पे तुम्हारे साथ चलूंगी, सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करा दूंगी, जितना मेरे बस में होगा उतना मैं करूंगी, उससे ज़्यादा ही करूंगी वैसे, ठीक है। तो बस जुड़ जाना बेटा। अगर आप कमिट हो मुझसे, अगर आप कमिटेड हो मुझसे, तो मुझे अभी अपनी हाजिरी लगा दो, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, और मुझे कमेंट करके जाओ कि यस मैम केटायन आर्मी इज रेडी, ठीक है। मुझे कमेंट चाहिए हर बच्चे का कि मैम शिल्पी मैम से कमिटेड हो गए, अब तो हम सिंगल नहीं है, अब तो शिल्पी मैम के साथ कमिटेड है हम, ठीक है। वो कमिटमेंट चाहिए मेरे को। तो हर बच्चा जुड़ जाएगा अगर अभी तक कनेक्टेड नहीं हो। और आज बात करते हैं फिर रॉक, पेपर और सीजर में। बेटा रॉक और पेपर तो हमने मचा दिया, इनका तो गदरा मचा दिया है हमने। तो वी हैव डन ये पूरा पोर्शन रॉक, जिसमें हमने पूरा बेसिक मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, ये सब किया। पेपर में हमने POAC, परसेंटेज यील्ड, प्योरिटी, है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला। आज बेटा सीजर्स की बारी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो आज अपना पर्पस होगा कि अपन इस सीजर वाले पार्ट को भी कर ले, ताकि NTA का हम काट पाए अच्छे से। मतलब NTA का पूरा सीजर वाला भी हम तो भाई पूरी तैयारी करके आए हैं, रॉक, पेपर और सीजर, ठीक है। तो यार ये फिर करते हैं हम। तो हो गया, तो अपने पास पेपर है और सीजर है। तो आज हमें सीजर करना है, रॉक पेपर अपन कर चुके हैं। तो जानते हैं ना, गेम जीतने के लिए रॉक, पेपर और भाई इसकी जरूरत पड़ती है तो सीजर। ओके चलिए, तो बेटा सीजर्स में आज अपन क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, डाइल्यूशन और मिक्सिंग की बातचीत करेंगे। टॉपिक देखने में 2 ही है, मगर नंबर पेपर में 8 दिलाने वाले हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। ओके चलिए, तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहले मतलब ही क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन का। देखो, जब आप कभी कुछ मीठा खा रहे हो, लेट्स से कि आप हलवा खा रहे हो, ठीक है, तो हलवे में कभी कभी होता है ना बहुत ज्यादा चीनी होती है, तो आप मम्मी को बोलते हो कि मम्मी ये तो इतना चिप 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 कर रहा है, शुगर की इतनी ज्यादा अमाउंट डाल दी है आपने हलवे के अंदर। हम कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का बेसिक मतलब ये समझिए आप कि कितना सॉल्यूट, कितना अमाउंट सॉल्यूट का हमने डाल दिया है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, या फिर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। तो कितना सॉल्यूट पड़ा है विद रिस्पेक्ट टू गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसे ही कॉन्सेंट्रेशन बुलाते हैं। जनरली जब हम सॉल्यूशंस देखते हैं बेटा, तो हम 2 तरीके के सॉल्यूशंस देखते हैं। वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, वी हैव डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो एक बार छोटू सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कॉन्सेंट्रेटेड को और डाइल्यूट सॉल्यूशन को। वेलकम टू केमिस्ट्री लैब विद डोरा मैम। तो यार देखिए, आज हम समझेंगे डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का डिफरेंस, राइट। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा पानी लिया है टेस्ट ट्यूब में, और मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं, तो वो कुछ क्रिस्टल्स हम निकाल के एक थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सा सॉल्यूशन बना लेते हैं। सो यू कैन सी कि इसमें मैंने 2-3 क्रिस्टल्स KMnO4 के डाल दिए हैं, तो देयर इज अ डार्क वायलेट कलर दैट यू कैन सी। Now how do we understand difference of concentrated and dilute solution? तो एक काम करते हैं, एक और टेस्ट ट्यूब हम लेंगे, उसमें से थोड़ा सा ये जो सॉल्यूशन था KMnO4 का जो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, थोड़ा सा अमाउंट वी विल टेक,
रेस्ट वी विल फिल इट अप विद वाटर। बाकी सारा हम एक काम करेंगे, ज्यादा अमाउंट में पानी डालेंगे। KMnO4 के एक ही क्रिस्टल से काफी स्ट्रॉन्ग कलर आ जाता है, तो दैट इज इनफ टू अंडरस्टैंड। तो इसको फिल कर लेते हैं ऐसे। नाउ यू कैन सी मैंने इसमें बहुत कम KMnO4 लिया और बहुत ज्यादा पानी लिया, सो इट्स अ डाइल्यूट सोल्यूशन। यू कैन डिफरेंशिएट फ्रॉम द कलर ऑल्सो। तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होता है काफी हाई अमाउंट में होता है, जबकि डाइल्यूट सोल्यूशन में यू विल सी सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट के अंदर है, और दोनों का आप कलर डिफरेंस भी बता सकते हैं। दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड दिस इज डाइल्यूट सोल्यूशन। तो समझ में आया, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कौन है बेटा, जिसमें रिलेटिवली ज्यादा अमाउंट सॉल्यूट का मौजूद होता है और पर यूनिट वॉल्यूम जो आयोन्स हैं वो ज्यादा होते हैं। जब मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रही हूं तो डाइल्यूट में बेटा रिलेटिवली कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। अभी आपने KMnO4 के एग्जाम्पल से तो समझ लिया है ना, और देसी एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें। भाई बचपन में तुमने ऐसा किया होगा ना, खुद फ्रूटी पी रहे हो, फ्रूटी में पूरा जो आया तुम्हारा छोटा सा कैन, उसमें तुमने पूरा कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूटी पी लिया। अब क्या किया तुमने, अपने भाई की फ्रूटी में तुम क्या करो, पानी मिला दो। भाई मैंने तो बहुत किया है ऐसा, मैं तो ऐसा करती थी अपने भाई के साथ, उसकी फ्रूटी में जाके पानी मिला देती थी और कहती है तेरी ज़्यादा है, मेरे पास कम है, तेरी ज़्यादा दी है, मैंने तुझे ज़्यादा दी है। तो भाई लेकिन मैंने डाइल्यूट कर दिया, तो जब वो फ्रूटी पिएगा तो उसको तो टेस्ट आएगा ही नहीं, उसको ऐसे लगा पानी सा है ये तो। क्यों? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जो पल्प का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गया, आपने पानी डाल दिया तो वो डाइल्यूट फ्रूटी हो गई है ना। तो जो मैंने भी वो कॉन्सेंट्रेटेड थी। तो ये तो आप समझ चुके हो कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, राइट। तो बेटा हमें कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अब वो कैसी है हमारे सिलेबस में जो हमें यहाँ पढ़नी है फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वो आप देखिएगा। वी हैव मास परसेंटेज, ओके, वी हैव वॉल्यूम परसेंटेज, वी हैव मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पहले ये तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं, तीनों ही लगभग एक जैसी हैं। किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे, तो मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। अच्छा, फिर बेटा एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, राइट। मोलारिटी होता है, मोलालिटी है, और पार्ट्स पर मिलियन होता है। एक और होता है पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। कुछ और टर्म्स हैं हम पढ़ते हैं, जैसे नॉर्मेलिटी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ वगैरह, वो हम रेडॉक्स के अंदर करेंगे, राइट। फिलहाल हमें ये वाली जो 7-8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं इनको देखना है। तो एक सवाल जरूर पेपर में आता है कि भैया कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो आप ये कैसे करेंगे बताइए, बता सकते हो? यस, देखो आप ये देख लीजिए बेटा, जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम आ जाएगा ना, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वॉल्यूम इज इंपैक्टेड बाय टेम्परेचर, वी नो दैट। तो यहाँ पे देखिए जितनी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं, मास बाय मास, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, ppm, ppb, इनमें कहीं वॉल्यूम का जिक्र नहीं आएगा, तो ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। आप इधर आइएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलारिटी, इन सब में बेटा आप देखेंगे कि आपको क्या दिखने वाला है, वॉल्यूम का टर्म। तो ये अगर कभी सवाल आ जाए, जो काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है कौन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अब एक एक करके सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को डिशम कर देंगे। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, मैं एक सोल्यूशन बनाऊंगी लैब में जाके, उस सोल्यूशन की आपको सारी कॉन्सेंट्रेशंस मुझे निकाल के बतानी होंगी फिर, ठीक है। चलो आओ, तो पहले समझ लो, कभी भी शिल्पी मैम का एक्सपेरिमेंट आ सकता है बीच में, तो एक्टिव रहो भैया, तुम ऐसे नहीं है ये मैम नींद आ रही है, इस क्लास में नींद नहीं आएगी तुम्हें। आइए देखिए बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म पहले तीन जो है फंडामेंटली काफी बेसिक टर्म्स होती हैं, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में एक बात सिमिलर है, वो ये है कि हम ये बताते हैं कितना सॉल्यूट का अमाउंट पड़ा है अगर हमारे पास 100 पार्ट्स सॉल्यूशन के हैं। तो क्या बताती हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स,
कितना पार्ट सॉल्यूट पड़ा है इन द 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 पार्ट सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के पार्ट पड़े हैं, वही क्या है हमारे ये वाले कॉन्सेंट्रेशन। कैसे शिल्पी मैम, आओ जरा देखो। जैसे शिल्पी मैम ने कहा कि आपके सामने है 3% मास बाय मास NaCl aqueous solution, 3% मास बाय मास NaCl aqueous solution। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होगा ये कि शिल्पी मैम, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन था, 100 ग्राम सॉल्यूशन था। ओके, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 3 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट। समझे क्या बेटा, मैंने कहा 3% मास बाय मास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 3 ग्राम NaCl मौजूद है। या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 3 ग्राम NaCl मौजूद है 97 ग्राम पानी के अंदर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही मैंने बोला 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन। अब आप क्या समझेंगे बेटा इससे, आप इससे क्या समझेंगे, आप समझेंगे कि शिल्पी मैम ये कहना चाहती हैं कि हमारे पास 6 ml एथेनॉल, 6 ml एथेनॉल जो है वो प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कह सकते हैं बेटा, या फिर ये कह सकते हैं 94 ml पानी के अंदर। क्या ये सही है? यस। अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2%, आइए 2% मास बाय वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन आपने ले लिया। तो बेटा जी इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा 2% मास बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड है मौजूद 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो आप तीनों को जरा ध्यान से देखिए, आपको एक ही बात पता चलती है कि 100 पार्ट सॉल्यूशन के अगर है, 100 पार्ट सॉल्यूशन में कितने पार्ट सॉल्यूट के मौजूद हैं, वही ये तीनों में कॉमन बात है। जैसे मास परसेंटेज में क्या था, कितना मास सॉल्यूट का है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, देखिए 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट ऊपर है, सॉल्यूशन नीचे आएगा। और आप ये भी जानते हैं कि शिल्पी मैम सॉल्यूशन ना 2 चीजों से मिलके बनता है, एक सॉल्यूट होता है मैम और एक सॉल्वेंट होता है मैम। सही बात है, यस। दूसरा देखो मास बाय वॉल्यूम, 100 पार्ट मतलब 100 ml अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो उसमें कितना मास सॉल्यूट का है, आखिरी वाला देखिए एग्जाम्पल। ओके, तो सॉल्यूट ऊपर सॉल्यूशन नीचे इनटू 100। ऐसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, देखिए एग्जाम्पल 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल, मतलब 6 ml इथेनॉल है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। समझ गए, तो यहाँ ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। तो ये तीनों इतनी सिंपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। तो बेटा किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का फॉर्मूला रटने से पहले आप ये इंटरप्रिटेशन निकालना सीखेंगे। अगर आप उस टर्म को डिकोड कर सकते हैं तो आप उसका सवाल कर लेंगे पेपर में। आइए जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। सवाल कहता है फाइंड द परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम ऑफ 10% मास बाय मास NaOH सॉल्यूशन। मतलब वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद 10% मास बाय मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, पहले जो निकालना उसको छोड़ो, जो दिया गया है उसे देखते हैं। 10% मास बाय मास NaOH का मतलब है कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, दैट इज 10%। ठीक है, अब सॉल्यूशन है। ओके, तो 10 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। कह सकती हूँ बेटा जी 10% मास बाय मास का ये मतलब है कि 10 ग्राम NaOH है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। हमसे कहता है कि बताओ भैया परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। अच्छा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का और गुना कर दो 100 से। अब मास तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ग्राम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कहाँ से लाइएगा, यहाँ से। देखिए सवाल में डेंसिटी दिया गया है सॉल्यूशन का, डेंसिटी सॉल्यूशन का है बेटा 1.2 ग्राम पर ml।
ठीक है। और हम जानते हैं डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम सॉल्यूशन का मैं निकाल सकती हूँ अगर मैं सॉल्यूशन के मास को सॉल्यूशन की डेंसिटी से डिवाइड कर दूं। और शिल्पी मैम सॉल्यूशन का मास तो था हमारे पास 100 ग्राम था और सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी थी 1.2 ग्राम पर ml। तो ये वॉल्यूम आ गई सॉल्यूशन की, कितनी है देखिए 10 को डिवाइड करेंगे 100 अपॉन 1.2, ठीक है। और ये मल्टीप्लीकेशन में तो था ही 100, तो इतना ही होगा, बताओ भैया इतना ही होना चाहिए, यस और नो होगा। इसको निकाल सकते हो परसेंटेज, ओके कितना होगा 12% होगा आपके सामने, 100 से 100 कटेगा 1.2 ऊपर जाएगा तो 12% वुड बी द आंसर। तो कितना प्यारा मतलब सवाल का अप्रोच देखिए, परसेंटेज मास बाय, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ ठीक है ओके, दिख रहा है ना सब बोर्ड पे, कोई भी दिक्कत आए ना आप कमेंट कर दिया करो, राइट। मैं जब भी वीडियो चल रहा होगा आई विल बी देयर टू सी द कमेंट्स। तो बेटा देखिए दोबारा बताती हूँ, 10% मास बाय वॉल्यूम आपको निकालना था, 10% मास बाय मास NaOH का दे रखा था, डेंसिटी दे रखी थी। तो हमें जो दिया गया था 10% मास बाय मास मतलब 10 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में था। जो हमें निकालना था वो था परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, यानी कितना मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, है ना। तो वो मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास NaOH का यहाँ से पता चल गया था 10 ग्राम है, वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए हमने सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूशन की डेंसिटी को यूज कर लिया, बस वो वैल्यू यहाँ रख दी और हमें परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम मिल गया। तो हमने कितनी सही अप्रोच रखा, बस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब समझा, डिकोड किया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल मक्खन चलेगा, ठीक है। चलिए एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म ppm, बेटा ppm या फिर ppb भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, फर्क क्या होता है आई विल टेल यू, बट पार्ट्स पर मिलियन कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना बेटा, सॉल्यूट इज एक्सट्रीमली लो अमाउंट में होता है, कभी कभी क्या होता है सॉल्यूट बहुत ही ज़्यादा लो अमाउंट में मौजूद होता है। जैसे आप सोचिएगा पानी के अंदर हार्डनेस, वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड जो आयोन्स हार्डनेस कॉज करते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थोड़ी होते हैं। या फिर आप ये बोलिए कि हवा के अंदर जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं अब वो इतने ज़्यादा थोड़ी होते हैं, थोड़े से ट्रेस अमाउंट में ही काफ़ी होता है इतना पोल्यूशन कॉज करने के लिए। तो अब जब हम ऐसे सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं जहां सॉल्यूट एक्सट्रीमली लो अमाउंट में है, तो अगर आप 100 पार्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट को समझने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत छोटा नंबर आएगा, नेगेटिव मतलब एक्सपोनेंट्स के अंदर आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 24-27 के ऑर्डर का, समथिंग लाइक दैट। तो जब आप ये देखते हो सॉल्यूट इतना कम है तो 100 पार्ट सॉल्यूशन के देखोगे तो कुछ नजर ही नहीं आएगा भाई, 100 पार्ट में तो दिखाई नहीं सॉल्यूट। हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन को एक बड़े रेशो में ऑब्जर्व करते हैं। मैं सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स ना लेके क्या करते हूँ 1 मिलियन पार्ट उठा लेती हूँ कि अगर मैंने सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट उठाए उसमें तो मुझे सॉल्यूट चमकता हुआ नजर आएगा, बस वही करते हैं। तो जब भी सॉल्यूट एक्सट्रीमली लो अमाउंट में होता है तो हम ये करते हैं, ठीक है, इसको यूज करते हैं। तो कितना, बिल्कुल सेम चीज करना है, सॉल्यूट कितना है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, बस यहाँ पे बेटा 10 की पावर 6 आता है 100 की जगह, क्योंकि 100 पार्ट में ना देख के 1 मिलियन में देखते हैं। ऐसे अगर ये पार्ट्स पर बिलियन होता तो बिलियन में 10 की पावर 9 आ जाता। ppm ppb को भी हम ऐसे ही हम इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं परसेंटेज मास बाय मास में, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, बिल्कुल इसी तरीके से, बस फर्क होगा यहाँ 10 की पावर 6 आएगा, 100 नहीं होता इधर, ठीक है। तो ये नोट करे हो तो कर लो, छोटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, मगर मैंने ढूंढ ढांड के एक सवाल 2020 में आया था वो डाल दिया है, देखिए। नहीं तुम्हारा लाइट नहीं गया है, मजा तो आ रहा है ना सेशन में, चलो बढ़िया। ये जो अभी अंधेरा हो गया था कुछ देर पहले, जेई की तैयारी भी ऐसी ही लगती है ना, एकदम अंधेरे में। क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है,
कब क्या पढ़ना है, कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं पता। बस कोई रोशनी बनकर आए और एक ऐसा रास्ता दिखा दे कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो ये अंधकार अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो बेटा कुछ ऐसा ही है हमारा एकलव्य टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने दिन रात ये मान लो इतनी मेहनत करी है तुम्हारे लिए, एग्जैक्ट डिकोड कर दिया है जेईई एग्जाम का पेपर पैटर्न। और इस साल इसी टेस्ट सीरीज से सबसे ज्यादा सवाल मैच करेंगे, डंके की चोट पे कहते हैं। इसमें हर हफ्ते आपके शेड्यूल टेस्ट रहेंगे कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स के ऊपर, उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करते हुए चलना। चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन है तो कोशिश यही है कि हर कंसंट्रेशन टर्म पे आपको इतने सवाल करा दूं कि कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से अप्लाई हो जाए और मजाल है पेपर में सवाल ना बने। चैलेंज है मेरा, अगर पूरे प्लान को फॉलो कर लिया ना शिद्दत तक, तो तुम बेटा फ़ोन करोगे, थैंक यू मैम, हम कॉलेज में इनवाइट कर रहे हैं आपको, आईडी पहुंच गए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखिए, कहता है 10.3 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इनटू अ लीटर ऑफ सी वाटर, जिसका डेंसिटी दिया गया है ये। कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बताइए ppm के अंदर कितना होगा। अब ये कैसे बताएंगे, आपको वॉल्यूम दिया गया है कंटेनर का, देखिए यस हमारे पास है वॉल्यूम, मतलब आप लीटर है सी वाटर का, है ना, तो वॉल्यूम वी हैव 1 लीटर। ठीक है, और कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व है बेटा 10.3। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी भी दिया गया है आपको, है ना, लीटर वॉल्यूम भी है और डेंसिटी भी दे रखा है 1.03 ग्राम पर ml। तो एक काम कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम से एक बार मास निकाल लेते हैं। क्या आएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे लीटर से। ठीक है, अब 1 लीटर क्या होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, तो 1.03 ग्राम इंटू 1000 ml। नीचे लिखती हूँ तो थोड़ी टेढ़ी राइटिंग आती है शॉर्ट हाइट की वजह से, तो आई होप यू विल मैनेज दैट थिंग। यस, हाँ चलो, तो ये क्या होगा बेटा 1030 ग्राम, या फिर वी कैन से 1.03 kg। ठीक है, तो केजी में हमारे पास आ चुका है, वी हैव द मास ऑफ सॉल्यूशन, आ गया, सॉल्यूशन का मास है आपके पास। निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, बताइए कैसे निकाल सकते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, आप कैसे ppm को एक्सप्रेस करते थे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और पार्ट्स में मिलियन था तो 10 की पावर 6, ऐसे ही करते थे, यस और नो, है ना। और हमें ppm में निकालना है कॉन्सेंट्रेशन, तो मास सॉल्यूट का कितना है बेटा, देखिए 10.3 मिलीग्राम। ओके, सॉल्यूशन का मास कितना है 1030 ग्राम इंटू 10⁻⁶। कैलकुलेट कर सकते हो, बोलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मिलीग्राम है, अब मिली में 10 क्या -3 लगा दो, तो आंसर कितना आएगा, आंसर 10 ही। अरे बेटा सिंपल कैलकुलेशन, 10 आएगा आंसर। तो वी आर गोइंग टू गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ppm एज 10, है ना, 10 आएगा, चेक करो कैलकुलेशन। तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। साइड में हो रही हो, कर लिया नोट, कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना, ठीक है। देखो यूनिट में इसको कर लेना कन्वर्ट, 10 की पावर -3, फिर ये मिली हटेगा तो जी से जी कटेगा। ऐसे नहीं करना अगर आपको, तो देखो शॉर्टकट है बिल्कुल ही, आप 10.3 mg है सॉल्यूट का मास, और सॉल्यूशन का केजी में रख दो 1.03 kg, इससे भी डायरेक्ट कर सकते हो, तो आंसर क्या होगा 10 होगा। ओके, आंसर मैच करेगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। चलो तो फिर एक काम करते हैं, एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म कर लेते हैं, राइट। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन देखिए बेटा, मोल फ्रैक्शन आपको क्या बताता है एग्जैक्टली, जैसे आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में वेरियस कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जैसे ले लो, इसमें हमारे पास कंपोनेंट ए है, बी है और सी है, ये है मिक्सचर में। अब मुझे किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर डिफाइन करना है, तो मोल फ्रैक्शन को हम काई से लिखते हैं। कैसे प्रोनाउंस करते हैं, CHI, काई।
ठीक है, किसके बराबर होगा ये? जैसे मान लो मुझे कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन बता रहा है। मोल फ्रैक्शन मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में ए के कितने मोल्स हैं, ठीक है, टोटल में ए के कितने मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब टोटल मोल सॉल्यूशन के जितने कंपोनेंट्स हैं सबके मोल्स जोड़ेंगे, ए के, बी के और सी के मोल्स, सही बात है ना, तीनों के आप मोल्स को ऐड कर देंगे, तो ये मोल फ्रैक्शन ए का आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा मोल फ्रैक्शन बी का कैसे लिख सकती हूँ, बी के कितने मोल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, राइट। अगर मान लो मेरे को मोल फ्रैक्शन सी का लिखना है तो टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है ना, 1 में से अगर मैं मोल फ्रैक्शन ए का और बी का जोड़ के घटा दूं तो हमारे सामने सी का मोल फ्रैक्शन बनेगा, सही बात है। एक एग्जांपल भी चलो हम ले लेते हैं। मान लो आपको दिया गया है कि किसी मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.2 है लेटस से, तो हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि अगर टोटल मोल्स हमारे पास एक थे, सॉल्यूशन में टोटल मोल्स ए थे, तो उसमें ए के कितने मोल्स हैं 0.2, और अगर बी भी रहा होगा कुछ कंपोनेंट तो बी के मोल्स कितने होंगे 0.8 होंगे। यही मतलब है मोल फ्रैक्शन का। देखिए ना आप यहाँ से अगर मैं निकालूं भी मोल फ्रैक्शन ए का, तो ए के कितने मोल्स हैं 0.2, और टोटल मोल्स ए के और बी के कितने होंगे 0.2 ही तो आएगा मोल फ्रैक्शन, है ना। तो मोल फ्रैक्शन इसका 0.2 है, इसका मतलब क्या, अगर टोटल मोल सॉल्यूशन के 1 थे तो उसमें से 0.2 मोल्स ए का है, बाकी 0.8 जो बचा वो किसका है, बी का है। समझ गए? तो मतलब हम कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ दैट इंडिविजुअल कंपोनेंट जिसकी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, जो टोटल सॉल्यूशन के मोल्स हैं उससे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये कोई भी वॉल्यूम का टर्म इसमें है नहीं, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या, ये बिल्कुल भी नहीं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा। समझ गए हो? तो क्या होगा बेटा जी, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, बेफिक्रा होगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का, लिख लो। वॉल्यूम की टर्म मौजूद नहीं है, राइट। चलो अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखो, फिर साथ में क्वेश्चंस करेंगे। मोलालिटी, मोलालिटी हमें क्या बताता है, मोलालिटी मोलारिटी दोनों करेंगे। पहले मोलालिटी देखो, देखो मोलालिटी होता है बेटा सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं इन द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। मतलब ये कि अगर आपके पास 1 किलो सॉल्वेंट है, अगर मैं 1 किलो सॉल्वेंट ले लूं तो उस 1 किलो सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल्स मैंने डाले होंगे, वही क्या होता है, मोलालिटी होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैं 1 किलो सॉल्वेंट ले लूं तो डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें बेटा, किलोग्राम के अंदर, ठीक है। तो मोलारिटी इज व्हाट एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन द केजीज, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। अच्छा, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं मोलालिटी को, सिंपल एक्सप्रेशन में देखिएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बेटा इस पूरे चैप्टर में आप ये ध्यान रखना, मैं ए से जो है सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करूंगी और बी से मैं सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो सॉल्यूट के मोल्स टू द केजी मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, यही क्या है, मोलालिटी है। अच्छा, केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, और कैसे लिखूं सॉल्यूट के मोल्स को, मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। अगर कभी बेटा सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया गया है तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, है ना, किलोग्राम करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये मोलालिटी है। अब मोलालिटी का यूनिट अगर हम समझे तो देखो, ऊपर मोल है नीचे किलो, तो बेसिकली वी कैन से मोल्स पर केजी, है ना, या फिर स्मॉल m, या यू कैन ऑल्सो राइट डाउन एज मोलल, ओके। तो ये यूनिट्स होते हैं। अब नाउ यू सी केयरफुली, इसमें कोई वॉल्यूम का टर्म नहीं है,
तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। जब आप सॉल्यूशंस करेंगे क्लास 12th का तो पूरे सॉल्यूशंस चैप्टर में 2 ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म ली गई है और उसके बिहाफ पे पूरा चैप्टर बना दिया है। एक है मोल फ्रैक्शन और दूसरा है मोलालिटी, और दोनों ही बेटा टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर की वजह से इनके कान पे जूम भी नहीं रेंगता। ओके, तो यहाँ पे मोलालिटी, तो हम कहेंगे अगर हमें मोलालिटी समझना है तो हम मतलब 1 किलो सॉल्वेंट उठाएंगे, उसमें जितने मोल सॉल्यूट के हैं वही मोलालिटी होता है। अब शिल्पी मैम ने तुम्हें कहा है कि बेटा इंटरप्रिटेशन हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म का इंपॉर्टेंट है, तो मीनिंग आपको समझना है। तो मीनिंग एक एग्जाम्पल ले करके अपन जो है कर लेते हैं। आइएगा जरा देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बोला कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है 3 मोलल NaCl का, तो 3 मोलल NaCl एक्वस सॉल्यूशन से शिल्पी मैम हम क्या समझेंगे बेटा, इससे आप एकदम फटाक से इंटरप्रेट कर लेंगे कि इसका मतलब NaCl के तो मोल्स अपने पास 3 हैं, ठीक है, NaCl के 3 मोल्स हैं और किसमें प्रेजेंट है बेटा, 1 किलो सॉल्वेंट में। एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट पानी है, 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम वी कैन से, है ना। तो मतलब कितने मोल सॉल्यूट है इन द गिवन केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारे पास 3 मोल NaCl है 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम पानी के अंदर। ये इंटरप्रिटेशन एकदम ऐसे फटाक से होना चाहिए। और टेम्परेचर पे रहेगा क्या, इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, बहुत खूबसूरत है। आगे बढ़ेंगे, मोलारिटी की बातचीत करेंगे। मोलारिटी क्या बताता है, मोलारिटी ये बताएगा कि कितने मोल सॉल्यूट के हैं लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट to the volume of solution in liters, volume of solution। यहाँ डिनोमिनेटर देखिएगा बेटा, मोलालिटी में डिनोमिनेटर में हमने सॉल्वेंट का मास केजी में लिया था, यहाँ वॉल्यूम सॉल्यूशन का लिया है लीटर्स के अंदर, ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट डाउन, देखिए मोलारिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं बेटा टू द लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट के मोल्स को हम कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट टू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर बेटा सॉल्यूशन कभी हमारे पास मिलीलीटर में है तो लीटर करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, जो ऊपर चला जाएगा। लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल। यानी कि मोलारिटी को समझना है तो हम ये देखेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन उठा लो, 1 लीटर यानी 1000 ml सोल्यूशन उठा लो। अब उस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर देख लो आपने कितने मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व किए हैं, वही मोलारिटी होता है। तो कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व किए हैं इन द लीटर वॉल्यूम सोल्यूशन, यानी 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर या 1000 ml सोल्यूशन के अंदर कितने मोल सॉल्यूट हमने डाला है, वही मोलारिटी होता है। यूनिट देखिएगा, कैपिटल M या फिर मोल पर लीटर, या आप लिख सकते हो मोलर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के ही बराबर होता है, राइट। ये अपन लिख सकते हैं। अब भैया इसका भी इंटरप्रिटेशन तो शिल्पी मैम करना ही पड़ेगा हमें। मैंने कहा 3 मोलर NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, तो आप इससे क्या समझेंगे कि शिल्पी मैम ये सॉल्यूशन में ना 3 मोल्स NaCl डाले गए हैं एंड दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या फिर हम ये कहें सॉल्यूशन वॉल्यूम का 1000 मिलीलीटर है। ध्यान रहेगा बेटा, वी विल रिमेंबर। तो ये मोलारिटी है। तो आपने कौन कौन सी चीज़ें करी हैं अभी तक, आपने कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मास बाय मास पर्सन, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पर्सन, उन तीनों के अंदर 100 पार्ट सॉल्यूशन में कितना पार्ट सॉल्यूट का था ये हमने देखा। फिर हमने ppm और ppb की बात करी, जिनमें दोनों में ही हमने ये बात की जब सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है तो 100 पार्ट्स ना देख करके हम 1 मिलियन 1 बिलियन सॉल्यूशन के पार्ट्स के अंदर देखते हैं कितना सॉल्यूट है, राइट। फिर उसका मोल फ्रैक्शन किया, मोल्स किसी एक कंपोनेंट के विद रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। फिर हमने मोलालिटी देखा, मोलालिटी कितने मोल सॉल्यूट के हमने डिसॉल्व किए हैं 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर। और फिर मोलारिटी था जिसमें हमने बताया कितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व किए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये हमने किया। आई थिंक पिक्चर क्लियर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आपको कराऊंगी। उससे पहले कुछ और चीज़ें देखिएगा।
देखो कभी कभी पेपर में ना, मतलब क्वेश्चन में बस ऐसे दिया होता है एक सेंटीमोलर सॉल्यूशन है या फिर एक डेसीमोलर सॉल्यूशन है, तो आपको समझ जाना है, तुरंत घबराना नहीं है कि सेंटीमोलर है तो क्या। देखो सेमी मोलर होगा मतलब हाफ, 1/2 मोलारिटी है मतलब 0.5 मोलर। सेंटीमोलर है मतलब 1/100 मोलर यानी 0.01 मोलर। मिली मोलर मतलब बेटा 1000 मोलर 0.001 मोलर। डेसी मोलर मतलब 0.1 मोलर। इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने स्पेशली टाइम लगा के बनाया है कि आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पेपर में कंफ्यूज करते हैं, तो क्वेश्चंस कराने से पहले जितना इंफॉर्मेशन नीडेड है आपको उसके लिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कि कभी अगर ऐसे मेंशन कर दे तो आपको ध्यान रहे कि शिल्पी मैम ने तो क्लास में बताया था क्या करना है ऐसे सिचुएशन में। चलिए एक सवाल करेंगे और सारी कंसंट्रेशन टर्म को यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए सवाल कहता है एक एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, 10% मास बाय मास सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज प्रेजेंट इन अ बॉटल। डेंसिटी सॉल्यूशन का है, तो हमसे बोला है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को निकालिएगा। आइए जरा देखिए, मोलारिटी निकालने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, सॉल्यूट के मोल्स टू द लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन। हमें दिया क्या गया है एक बार वो लिख लेते हैं। वी आर प्रोवाइडेड विद 10% मास बाय मास NaOH सोल्यूशन, यानी 10 ग्राम NaOH पड़ा है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। बोलिए 10 ग्राम NaOH है बेटा 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, कह सकते हैं ये वाली चीज। बोलिए 10 ग्राम NaOH है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, बिल्कुल कह सकते हैं। डेंसिटी सॉल्यूशन का भी है, देखिए डेंसिटी भी है सॉल्यूशन का, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो क्या वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml से भाग करके, यस। तो मोलारिटी के लिए देखिए सॉल्यूट के मोल्स, अब सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकाले, मास दिया हुआ है सॉल्यूट का 10 ग्राम, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40 ग्राम पर मोल, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सॉल्यूशन की वॉल्यूम बेटा 100 ग्राम डिवाइड बाय 1.1 ग्राम पर ml हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये ग्राम से ग्राम कटेगा। अब ये ml में है, तो जब भी आपकी वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो आप 1000 एक एक्स्ट्रा डिवाइड करते हो जो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, है ना, जो ये बनेगा, ताकि हम मोल पर लीटर के अंदर अपना आंसर निकाल पाए। मोल पर लीटर के अंदर तो मोलारिटी कितना आएगा निकाल लो, 2.75 आएगा। आपको निकालना है, मैं अप्रोच बताऊंगी। अच्छा एक चीज़ बेटा मैं इस पे बात करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट कि आप सब लोग जब क्लासेस में आओ या जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में दूँ तो आप कैलकुलेटर्स यूज़ मत करिए, क्योंकि बेटा कैलकुलेटर एक ऐसा दुश्मन है जो आपके सिलेक्शन को बिल्कुल ही रोक देगा। जे एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा और आप ऐसे कैलकुलेशंस अगर कैलकुलेटर के निर्भर होकर करेंगे समय बचाने के लिए तो पेपर में पूरे 3 घंटे बचे ही रह जाएंगे, समझ गए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेटा कैलकुलेटर्स को बिल्कुल दूर से सलाम करिए, भैया हमसे तो दूर ही रहिए आप, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा 2.75 मोल पर लीटर यानी मोलर। तो मोलारिटी तो आ गई अपने पास, ठीक है। और क्या निकालना था मैम, मोलालिटी निकालना है। कहाँ लिखे, जगह तो कम पड़ गई है, इधर लिख लेते हैं कोने में। जब मैं स्कूल में थी ना तो मैं बहुत कंजूसी करके पेपर यूज़ करती थी, एक ही कागज़ पे पहले पेंसिल से लिखती थी, फिर पेन से लिखती थी, पेन भी ग्रीन कलर के पेन से लिखती थी, पहले वो लाइट होता था, फिर ब्लैक से लिखती थी तो बहुत कंजूसी करी मैंने। अब मुझे लगता है उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं जितना मैंने, मतलब पता नहीं क्यों ही मैंने कंजूसी करी थी। जब कॉपी के पेज बचाने में मैं थोड़ी ज़्यादा कतराती थी कि पेज नहीं फाड़ना, या जब टेस्ट हुआ करता था ना कि भाई टीचर्स टेस्ट ले रहे हैं तो बोलते थे टीचर्स कि एक पिन पेज निकालो कॉपी से, मैं उसमें भी दूसरों से ही पेज मांगती थी, भाई पेज दे दे तो मुझे अब लगता है मैं क्यों ऐसी थी इतनी कंजूसी करके क्या कर लिया मैंने कौन सा महल खरीद लिया है उतनी कंजूसी करके कागज़ की जगह बचा के। तो मैं वही सोचती हूँ तो हंसती हूँ। तो भी बोर्ड पे लिखने जाई थी वैसी सी सिचुएशन, तो मुझे याद आ गया वो दिन जब मैं ऐसे करती थी। देखो तो ध्यान देना बेटा, हाँ तो हम क्या निकाल रहे हैं, मोलालिटी। अब मोलालिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स जैसे उधर लिखे थे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास NaOH का 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। अब ध्यान से देखिए,
सॉल्यूट का मास है 10 ग्राम, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, यानी बाकी जो 100 में से 10 घटा दो तो 90 ग्राम जो बचा वो पानी है। बोलिए 90 ग्राम बेटा पानी है सॉल्वेंट का मास, है ना। अब ये क्योंकि ग्राम है तो किलोग्राम करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे जो ऊपर चला जाएगा, तो वी हैव टू सॉल्व इट, जो आई थिंक ऑप्शंस के हिसाब से 2.77 ही आएगा, 2.77 मोलल, ठीक है। अच्छा, एक और चीज पूछी है उसने सवाल में, कहता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम बताइए, यानी बेटा मास सॉल्यूट का लीजिएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीजिएगा, यस और नो, सीख कर आए हैं अभी, 100 से गुना कर देंगे तो सॉल्यूट का मास हमारे पास कितना है, यानी कि 10 ग्राम सॉल्यूट है, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम वही 100 को उसकी डेंसिटी से 100 अपॉन 1.1 से डिवाइड करेंगे। अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हुए। तो यहाँ लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है हमारे पास 10 था, है ना, और सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वॉल्यूम यहीं पे तो किया था 100 अपॉन 1.1, 100 डिवाइडेड बाय 1.1, और एक 100 और है परसेंट वाला, है ना, यानी 11%। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। तो 2.75, 2.77 और हमारे पास आया 11%। ओके, तो ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिससे आपको सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो गई, तो आपको पता चला कैसे यूज करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे मैं PYQs कराऊंगी, नोट कर लो इसको। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन, इससे आपको सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एक बेसिक सा मतलब समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और चीज देखिए बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का जो इंटर रिलेशन है आपस में, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस बताऊं तो वो लास्ट वाला है, लगभग हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन यहां से आता है, मगर 2026 में ज्यादा सवाल इस टॉपिक पे नहीं दिखे, क्योंकि 26 में जो टॉपिक को उन्होंने बिल्कुल ही हर शिफ्ट में डाल दिया था वो POAC था, POAC लिमिटिंग रिएजेंट जो है वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए। अब इस ऐसा हो सकता है 2027 में जब आप एग्जाम देंगे तो आपको हर शिफ्ट में वापस से कॉन्सेंट्रेशन टर्म के इंटर रिलेशन के सवाल दिखे, है ना। तो ऐसा है 26 में नहीं आया तो 27 में और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वैसे हमेशा आता है, राइट। तो ये एक रिलेशन है, जब वो क्वेश्चन में क्या करता है, आपको मोलालिटी दे देगा, सोल्यूशन की डेंसिटी देके मोलारिटी पूछेगा, या वाइस वर्सा, मोलारिटी और डेंसिटी देकर के आपसे मोलालिटी निकलवाएगा। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का। बाकी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म का रिलेशन का फॉर्मूला मैंने अटैच किया है, मगर बेटा ये जो सारे फॉर्मूले हैं ना, ये दरअसल यूनिटरी मेथड से ही बने हैं, तो आपको फॉर्मूले की टेंशन नहीं लेनी है। आप सोच रहे हो शिल्पी मैम इतने सारे फॉर्मूले मैं कैसे याद करूंगा, क्या जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है बेटा फॉर्मूले याद करने, मैं तो कह रही हूँ आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप मतलब समझ गए कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, तो क्वेश्चन तो बाएं हाथ का खेल होगा आपके लिए करना, बहुत आराम से कर पाओगे आप। आई विल शो यू क्वेश्चंस नाउ, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी, मगर मेरा फर्ज है दिखाना फॉर्मूलाज की इनसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब सवाल को शुरू करेंगे धड़ाधड़। उससे पहले यार एक कमेंट आया था बच्चे का, तो मैं इस पे बोलना चाहूंगी कुछ। तो नैतिक ने कहा सर एकलव्य टेस्ट सीरीज कब तक आएगी? ऑल्सो सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक्स अ लॉट। और मैम का क्या भाई, मैं क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं? मतलब तुम्हारा क्या मतलब है मैं अच्छा काम नहीं कर रही हूँ? हाँ सर अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे मैम कौन लिखेगा यहाँ? तो यार देखो एकलव्य टेस्ट सीरीज कब आएगी, पहले तो एकलव्य टेस्ट सीरीज का तुम इतना इंतजार कर रहे हो, ये सोच के ही मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पिछले साल बेटा एकलव्य पे हमने इतना काम किया था, और उससे तकरीबन 500-600 सवाल, मैं कम ही बताऊंगी थोड़ा, है ना, सेफ साइड के लिए, तुम एक्स्ट्रा 100-200 मान के चलना। इतने क्वेश्चन, कम से कम 500 क्वेश्चन मैच हुए थे, क्योंकि हमने उस टेस्ट सीरीज में हर हाई वेटेज टेस्ट जो टॉपिक था उस वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट बनाए थे HWT के हिसाब से, फिर हमने अलग से पार्ट टेस्ट दिए थे, फुल टेस्ट दिए थे। तो अभी भी इस पे जोरों शोरों से मेहनत चल रही है,
क्लासेस इसीलिए हमारी बीच में कम हो गई थी, वी वर सो वर्किंग हार्ड फॉर दिस। अभी भी अगर मैं यहाँ सेशन ले रही हूँ तो पीछे 100 लोगों की टीम है जो इस टेस्ट सीरीज के ऊपर काम करती है, एक टेस्ट सीरीज पे इतना रिसर्च लगता है। तो मैं बता दूं बेटा कि आने वाला है, द इंतजार इज खत्म हो चुका है नाउ, बिकॉज जो आपका एकलव्य टेस्ट सीरीज है वी आर लॉन्चिंग इट, तो स्टे कनेक्टेड, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, लैब में चलते हैं शिल्पी मैम की। मैं आपको एक सवाल देती हूँ और आप इस सोल्यूशन के लिए सबकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकाल के बताइए मुझे। तो अब करें आगे, क्वेश्चंस करते हैं। चलो तो सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए कहता है डेंसिटी 3 मोलर NaCl सोल्यूशन की आपको दी गई है 1.25 ग्राम पर ml, मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम में। तो हमें बेटा क्या दिया गया है पहले ये देखते हैं। देखिए हमें दिया गया है कि 3 मोलर NaCl का सोल्यूशन है, ओके तो एक्वस सोल्यूशन ही होगा। तो इससे क्या समझ में आता है, मतलब समझ में ये आता है कि NaCl जो सॉल्यूट है उसके जो मोल्स हैं बेटा जी हमारे सामने वो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। और 3 मोल NaCl जो है वो प्रेजेंट है सॉल्यूशन की कितनी वॉल्यूम में बेटा, 1 लीटर के अंदर, यानी कि 1000 मिलीलीटर। मैं कह सकती हूँ 3 मोलर NaCl का मतलब यही है कि 3 मोल NaCl के आपने डिसॉल्व कर दिए हैं किसमें, 1 लीटर सोल्यूशन, या ये कहे 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है बेटा, हमसे कहा है कि आप बताइए मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलालिटी क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द kg मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूट के मोल्स तो है हमारे पास 3, क्या नहीं है, सॉल्वेंट का मास नहीं है, क्या नहीं है, सॉल्वेंट का मास नहीं है। अब सॉल्वेंट का मास कैसे निकालें, निकालना तो पड़ेगा। आप सॉल्वेंट का मास एक तरीके से निकाल सकते हैं कि आप अगर बेटा सॉल्यूशन का मास निकाल लें और सॉल्यूशन के मास में से यदि आप सॉल्यूट का मास घटा देंगे तो आपके सामने सॉल्वेंट का मास तो आ ही जाएगा अपने आप। सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा दो। अब सॉल्यूशन का मास कैसे निकालें, देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, आपको क्वेश्चन में डेंसिटी भी सॉल्यूशन का दिया गया है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। तो वी नो दैट डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो मास हमारे पास सॉल्यूशन का आ जाएगा, उसकी डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml को आप मल्टीप्लाई करिए वॉल्यूम से जो 1000 ml है, यानी 1250 ग्राम। ये है मास सॉल्यूशन का 1250 ग्राम। इसमें से बेटा सॉल्यूट का मास घटाइए। अब श्रुति मैम सॉल्यूट का मास कहाँ है, देखो सॉल्यूट के मोल्स है हमारे पास 3 मोल NaCl था, है ना। तो NaCl का मोलर मास कितना होता है, 58.5 ग्राम पर मोल। तो आप मास बता दीजिए, मास कितना आएगा NaCl का, NaCl के मोल्स जो 3 हैं उसको उसके मोलर मास यानी 58.5 ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई करके, तो ये मास है किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूशन के मास में से आप सॉल्यूट का मास अगर घटाएंगे तो आपके सामने बेटा सॉल्वेंट का मास निकल कर आएगा, और वो सॉल्वेंट का मास आप यहाँ यूज कर लीजिए। देखिए अब तो मोलालिटी क्या होगा, 3 मोल्स है ना NaCl सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन नहीं है सॉल्वेंट का मास आएगा। तो 1250 माइनस मतलब सॉल्यूशन के मास में से हम सॉल्यूट का मास घटा रहे हैं। अब क्योंकि ये ग्राम में है तो किलोग्राम में करने के लिए 1000 से भाग करेंगे। अब मैंने ये एक्सप्रेशन ऐसे क्यों लिखा, देखो यूनिट का सही हो गया तामझाम मोल पर केजी में आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये फॉर्मूला देखिए बेटा, आप जो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था ये रहा। ये क्या है, 1000 इंटू मोलारिटी, मोलालिटी क्या होगा 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर आप इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन की वैल्यूज रखेंगे ना तो आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, 1000 इंटू मोलारिटी है ना वही है डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट।
वही है। ओके, तो व्हेन यू सॉल्व दिस तो आपको 2.79 जो है आंसर मिलेगा, राइट, ऑन कैलकुलेटिंग इट 2.79 मोलल या मोल पर केजी वुड बी द आंसर। तो इस क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से बताया। एक तो आप सीधा फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला बेटा आपको नहीं चमकता तो कोई बात नहीं, मैंने आपको ऐसे भी बता दिया यूनिटरी तरीके से जो फास्ट। अब आपको देख के लग रहा होगा शिल्पी मैम फॉर्मूला ज्यादा आसान है, जल्दी हो जाएगा। फॉर्मूला एक या दो के तो ध्यान रख सकते हो, बाकी सारे इतने फॉर्मूले याद रखेगा पॉइंट नहीं है, ऊपर नीचे कुछ भी हो गया ना, प्लस माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आपके नंबर कटेंगे सारे। तो इट्स बेटर आप एक अप्रोच रखें जिसमें आप सवाल को फॉर्मूला भूल भी जाए तो समझ के तुरंत उसे बना पाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सवाल को रीड करिएगा केयरफुली। क्वेश्चन सेज दैट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है जिसको लेबल किया गया है 75% बाय मास, यानी बेटा 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड जो है दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा कि 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड पड़ा है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। कहता है वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन जिसमें 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। तो पहले तो मास निकाल लेते हैं। पहले तो आप बताइए कितना मास है सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन फॉर 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो आपको पता चला कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड है, ये पता चला बेटा हमें उसकी लेबलिंग से कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना है। तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना सॉल्यूशन के अंदर पड़ा है ना। आप इसको रिवर्स में लिखना चाहो वैसे लिख लो कि मैम ये कह सकते हैं मतलब कि यही लिखा हुआ है 75 ग्राम अगर नाइट्रिक एसिड है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड बेटा इज प्रेजेंट इन कितना सॉल्यूशन, तो मैम 100/75 इंटू 30 ग्राम सॉल्यूशन कह सकते हैं बेटा। तो पहले हमने क्या किया, हमने ये किया 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड के रिस्पेक्ट में कितना सॉल्यूशन का मास है हमने वो निकाल लिया है ना, जो हमने कैसे निकाला 100/75 इंटू 30 करके निकाल लिया, कर सकते हो, ठीक है। ये कितने पे करेगा, दिस विल कम 40 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब 30 ग्राम। हमने ये देखा कि 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड कितने मास ऑफ सॉल्यूशन में पड़ा है। तो अगर 75 ग्राम नाइट्रिक एसिड 100 ग्राम में है तो 30 ग्राम कितने में है, 40 ग्राम के अंदर है। कैसे, 100/75 इंटू 30, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, बोलेंगे तो कैसे सुनोगे मैम, सुन लूंगी भाई मैं अपने आप, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। ओके चलिए, हाँ 40 ग्राम। अब क्या पूछा हमसे, कह रहे वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स इतना नाइट्रिक एसिड। अब हमसे वॉल्यूम पूछा है, हमने तो मास निकाला है सॉल्यूशन का, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन जिसमें इतना नाइट्रिक एसिड था बेसिकली। डेंसिटी हमें सॉल्यूशन का दे रखा है, डेंसिटी सॉल्यूशन का कितना है 1.25 ग्राम पर ml। अब इजी हो गया है क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि अब आप वॉल्यूम बता सकते हैं। कैसे बेटा, डेंसिटी को यूज कर, तो अब सिंपल देखो डेंसिटी का यूज कर लेंगे हम जानते हैं डेंसिटी क्या है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का बताएंगे, मास है हमारे पास 40 ग्राम और डेंसिटी सॉल्यूशन का 1.25 ग्राम पर ml। तो यहाँ से आपको देखिए वॉल्यूम मिल गया सॉल्यूशन का 40/1.25, जो कितना आएगा बेटा जी 32 ml आएगा। कैलकुलेशंस आप पूरी कर लेंगे, है ना, इस बात का तो वादा किया था आपने मुझे, कब किया था मैम, भूल गए हम, मैंने कहा था अभी तो कसम खिलाई थी कैलकुलेटर नहीं यूज करने हैं, बर्बादी है। मतलब तुम भाई किसी दोस्त अगर तुम नहीं ज्यादा पसंद करते या तुम्हें लग रहा है ज्यादा ही कंपटीशन बढ़ा रहा है, तो उसको ना तुम फ्रेंडशिप डे पे या बर्थडे पे कैलकुलेटर गिफ्ट कर दो, बढ़िया सा साइंटिफिक कैलकुलेटर लाओ, अपने 400-500 रुपए में तो आ ही जाएगा, है ना, तो उसको करो भाई, तू ये ले तेरे लिए, तो भाई समझ जाओ फिर तो बस गेम बजने वाला है। क्योंकि कैलकुलेटर अगर आप यूज करते चलेंगे अगले 6 महीने तो आपकी लुटिया डूबने वाली है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वी स्टे अवे फ्रॉम द कैलकुलेटर्स। तो आंसर मेरा 32 रहेगा, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है एसर्शन कि 10 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी है 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl वो कितना है x ग्राम पर ml, ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन इज इतना। द सोल्यूशन इज कूल्ड टू -210 डिग्री सेल्सियस
द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन विल रिमेन अनचेंज्ड। जो मोलालिटी है सोल्यूशन का बेटा वो कैसा रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेटा जो मोलालिटी है आप जानते हैं कि वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, और अगर मोलालिटी टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट है तो वी नो दैट अगर आपके पास पहले आपने सीन लिया है, देखिए सोल्यूशन को जितने टेम्परेचर में आप उसको कूल कर दिया है, मोलालिटी तो भाई अनचेंज रहेगी, ये सही है क्योंकि इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, कोई वॉल्यूम फैक्टर नहीं है। आगे, मोलालिटी सोल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, क्योंकि मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विद द टेम्परेचर। एग्जैक्टली, उसके वॉल्यूम पे, मास पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल सही है असर्शन, रीजन, एक्सप्लेनेशन भी एकदम कंटाप, मतलब कि बिल्कुल सही, एप्रोप्रिएट दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। कहता है 2 लीटर ऑफ इतना मोलर सल्फ्यूरिक को रिएक्ट कराया NaOH के साथ। तो बेटा जब भी एसिड बेस रिएक्शन हो आपको रिएक्शन हमेशा लिखना है। अप्रोच सिंपल लिखिए, रखिएगा, रिएक्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सोडियम सल्फेट मिला, क्वेश्चन पढ़िए और पानी बना होगा। ठीक है, क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, आप इसको भी एक बार देख लेना, क्योंकि हम जब भी स्टोइकियोमेट्री अप्रोच रखते हैं तो क्या हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन? बोलिए यस, हम हमेशा करते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए बेटा, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ पे भी 2 सोडियम कर दिए। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए 2 यहां से आ रहे हैं, 2 यहां से 4, तो इसको 4 बना दो। ऑक्सीजन 2 यहां से 4, 6, 4 और 2 6, रिएक्शन बैलेंस हो गई। देख लो, रिएक्शन बैलेंस है 2 मोल NaOH, 2 मोल वाटर, पूरा रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, जब भी आप रिएक्शन लिख लेंगे आप मिली मोल्स निकाल लीजिएगा, मिली मोल्स या मोल्स जो भी हैं। अच्छा, मिली मोल का क्या सीन होता है ये भी देख लो। शिल्पी मैम ने अभी एक वर्ड बोला मिली मोल। शिल्पी मैम, मिली मोल क्या होता है? मिली मोल कुछ नहीं बेटा, देखो यहां पर आ जाओ। अगर कभी ऐसा है, आप जानते हो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना। अगर मोलारिटी मोलर में ही दे रखा है और वॉल्यूम अगर बेटा लीटर में होता है तो ये मोल्स होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते हो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। मिली मोल्स बेटा आप कब निकालते हो? मिली मोल्स आप उसे बोलते हो जब मोलारिटी के साथ वॉल्यूम मिलीलीटर में होता है। बस जो वॉल्यूम मिलीलीटर में है वो मिली मोल्स हो गया। ठीक है, वो मिली मोल्स हो गया। तो कुछ ऐसा नहीं है, कोई नई टर्म है नहीं। मिली, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम जो है वो क्या है? वो मिली मोल्स है। ओके, अब क्वेश्चन में अपन आते हैं वापस। इस सवाल पर हम बाद में आएंगे। कौन सा क्वेश्चन था? पीछे था ना। हाँ चलो यहाँ आ जाते हैं। नहीं नहीं भाई, तुम्हारा नेट एकदम सही काम कर रहा है। तो कैसा चल रहा है सेशन? सो तो नहीं गए ना? पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से? क्योंकि जब प्रिपरेशन की दिशा पता नहीं, अरे वो दिशा पाटनी नहीं, जब जेई की प्रिपरेशन में कुछ डायरेक्शन नहीं होती तो नींद तो आ ही जाती है। बस एक रास्ता पता चल जाए, बस इतना पता चल जाए क्या, कब, कितना पढ़ना है, और हर हफ्ते कोई चेक कर ले कि जितना पढ़ा है सही तो किया है ना, इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो बेटा कुछ ऐसे ही है हमारा एकलव्य टेस्ट सीरीज। कई सालों के जेई पेपर को एनालाइज करके हमने कुछ ऐसा बनाया है कि यही समझ लो आपका जेई का पेपर है। तो डंके की चोट पे कह सकते हैं हम, पेपर तो यहीं से आएगा। तो हर हफ्ते शेड्यूल टेस्ट रहेंगे जिसमें इतने सारे बच्चों में आपका रैंक बनाया जाएगा। तो हर हफ्ते उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए आपने टेस्ट देना है और बस क्या, वही करते रहो। तो लेक्चर को ध्यान से लगा लो। चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय। ये क्वेश्चन देखिए, सवाल में तो हमें दिया गया है 2 लीटर 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ पे मोल्स निकाल लेंगे, 0.2 मोलर है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करिए, यानी 0.4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है। रिएक्ट कराया है 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH। तो 0.1 मोलर 2 लीटर, यानी बेटा 0.2 मोल्स है। ओके, अच्छा अभी ऐसे कुछ रिएक्शन की, कहता है मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑफ सोडियम सल्फेट का मोलारिटी आप बताइए। तो हम कैसे बता सकते हैं? पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे। देखिए बेटा, रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से 2 मोल NaOH से 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। 2 मोल से 1 मोल बनता है, बोलिए 0.4 से कितना बनना चाहिए? 0.2 ही बनना चाहिए। तो कौन है लिमिटिंग रिएजेंट बताइए? 2 मोल ऑफ NaOH इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारे पास? सोचो कौन है?
लिमिटिंग रिएजेंट अभी भी ढूंढ रहे हो, कौन है मैम? ढूंढ रहे हैं मैम, हमें तो कोई भी नहीं लग रहा। अब ये गड़बड़ कही ना, ये नीचे मिलीमोल्स उल्टे लिख दिए तुमने, है ना? ये देखो हंस रहे हैं, ऐसे नहीं इनको, ये सही जो टीचर लिख दे आंख बंद करके भरोसा। अरे क्या गड़बड़ था इसमें, उल्टा लिख दिए हो ब्रो। ये सल्फ्यूरिक का डेटा है, तो ये था 2 लीटर 0.2 मोलर, समझे? अब इसीलिए गड़बड़ लग रहा था तुम्हें। 2 टू 0.4 मोल्स आ गए इसके 0.4 है, और यहाँ पे देखो 2 लीटर है और कितना 0.1 मोलर, यानी 0.2 मोल्स है इसके। अब देखो भाई, अब समझ पाओगे, 2 मोल के लिए इसका 1 मोल सल्फ्यूरिक लगता है, मतलब 1 मोल सल्फ्यूरिक के लिए इसके 2 मोल लगता है। 0.4 के लिए भाई ज्यादा लगना चाहिए था, इसने तो कम दिया है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? NaOH बाबा इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, दूसरा तरीका ढूंढने का, नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का हम रेशियो निकालते हैं। जो भी ये रेशियो मिनिमम आता है जिस रिएक्टेंट का, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। आप उससे करते तो भी आपको दिख ही जाता। ये 0.1 आ रहा था, 0.4, तो वी नो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यही बताएगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा ये बताएगा, प्लस आप ये देखिएगा, ये तो पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। यस और नो? लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा खर्च होने वाला है, बोलो, खर्च होने वाला है ना? अच्छा, अभी देखो फिलहाल तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का क्या रिलेशन है? 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लीज ध्यान से देखना बेटा, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उससे 1 मोल सोडियम सल्फेट बनता है बेटा जी, 1 मोल सोडियम सल्फेट। ठीक है, हमारे पास कितना है? हमारे पास 0.2 मोल्स NaOH है, तो 0.2 मोल से कितना बनेगा? 2 से 1 बनता है, 0.2 से कितना बनेगा? 1/2 इंटू 0.2, यानी 0.1 मोल सोडियम सल्फेट, है ना बेटा? कितना होगा? 0.1, मतलब 0.1 मोल सोडियम सल्फेट का मिलेगा हमें। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? मोलारिटी। तो अगर हमें इसकी मोलारिटी बतानी है, तो मोलारिटी के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, जो हम यहाँ से निकाल लेंगे, टू द जो टोटल वॉल्यूम है। तो मोल्स कितने हैं? 0.1 मोल है। ठीक है, और बेटा लीटर वॉल्यूम सोल्यूशन, क्योंकि आपने मिक्स किया है 2 लीटर NaOH को, 2 लीटर इसको एसिड को, तो 4 लीटर है आपके पास। तो ये मोल था, ये लीटर था, तो इसमें आप आंसर निकाल सकते हो 0.1/4। मुश्किल है क्या ये? क्या है मुश्किल है 0.1/4 करना? क्या 0.1/4 करना मुश्किल है? ये तो कर लेंगे मैम हम, पहले गड़बड़ कर देते हैं बस। 0.025 मोल पर लीटर, ध्यान से देखिएगा। तो बस लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढा, इस सवाल को हम वहां भी कर सकते थे लिमिटिंग रिएजेंट में, आपने यहाँ भी इसको कर लिया, दैट इज फाइन। 0.025 मोलर। अब अगर आप सवाल देखेंगे बेटा, तो सवाल में आपसे क्या पूछा है? मोलर में, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा मोल पर लीटर में। देखिए, उसने क्वेश्चन में कहा है कि आप मिली मोलर में मुझे बताइए, तो आप कर सकते हो 1 मोलर जो है 1000 मिली मोलर्स के बराबर है। 1 मोलर 1000 मिली मोलर्स के बराबर होता है ना? तो 0.025 मोलर 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 25 मिली मोलर आप आंसर दे सकते थे। 25 मिली मोल्स, है ना? 25 मिली मोलर आप आंसर दे सकते थे। कर लेंगे? चले आगे। यस, इजी है। चलो, एक क्वेश्चन पीछे ऐसा ही है, घर पे करना है इस सवाल को, होमवर्क क्वेश्चन, छोटू सा क्वेश्चन है। वी हैव सीन अ क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, तो घर पे करना है। होमवर्क क्वेश्चन है काफी सारे आज। अच्छा शिल्पी मैम, कहाँ पे मिलेंगे मगर होमवर्क क्वेश्चंस हमको? होमवर्क क्वेश्चन बेटा जी आपको मिलेंगे आपकी कोर्स के अंदर। आपकी कोर्स में जब आप जाएंगे, सेशन खत्म हो जाएगा, वहाँ पे आपको DPP, होमवर्क क्वेश्चन, सेशन नोट सब कुछ मिल जाएगा। तो कोर्स में अगर एनरोल नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अभी एनरोल हो जाओ। ठीक है, ओके, इधर आइए फिर चलते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है JEE एडवांस 2020 का सवाल है, और सवाल कहता है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू गिव एल्यूमिनियम सल्फेट। उस रिएक्शन के हिसाब से, रिएक्शन आपको खुद लिखनी पड़ेगी, मैंने पहले से लिख दिया। ठीक है, कहता है कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का लीटर में मिलेगा एट 300 केल्विन 1 atm प्रेशर, जब 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 50 ml ऑफ 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड आर कंबाइंड फॉर द रिएक्शन।
अगर आप सवाल को ध्यान से विजुअलाइज करेंगे तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। हाउ लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ 2 रिएक्टेंट्स आर गिवन एंड दोनों का ही डेटा दिया गया है। देखिए 2 रिएक्टेंट्स है बेटा और दोनों का इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है, यानी कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ेगा प्रोडक्ट बताने के लिए। वो कह रहा है कि कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का लीटर में प्रोड्यूस होगा। अब ये रिएक्शन आधी कहाँ गायब हो गई, आधी गायब हो गई। देखो एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर एल्यूमिनियम सल्फेट, भैया हाइड्रोजन भी तो बनाएगा, कहाँ गुमा दिए हो हमारे हाइड्रोजन को। अब ये 6 हाइड्रोजन हैं तो यार 6 ही लगाओगे, 3 मोल H2 होगा। पता चला भाई हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा मैम, रिएक्शन में गड़बड़ हो गया। अब देखो कहता है वॉल्यूम हाइड्रोजन का बताना है, कह रहा है 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम। अच्छा यहाँ लिख नहीं पा रही, नीचे लिख देते हो। एल्यूमिनियम का डेटा है 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम के निकाल लेते हैं। मास दे रखा है और एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 ग्राम पर मोल। मोल्स एल्यूमिनियम के आ गए। आगे बोला गया सल्फ्यूरिक एसिड का क्या डेटा दिया है। देखिए बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बोला गया है कि 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड है 5 मोलर, इसको कंबाइन किया। तो मुझे एक बात बताओ, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स टू द लीटर वॉल्यूम सोल्यूशन, है ना। मोलारिटी 5 है, सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है 50 ml, और अगर वॉल्यूम मतलब मिलीलीटर में है तो लीटर के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने आ जाएंगे, है ना। यानी 0.25 मोल्स आ गए। तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स आ गए और इसके मोल्स आ गए, ये कितने आएंगे 0.2 आ जाएंगे, 0.2 मोल्स। अब लिमिटिंग रिएक्शन कैसे ढूंढेंगे, नंबर ऑफ मोल्स टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो निकालिए जरा, 0.2/2 एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक के लिए 0.25/3। बताइए कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, वैल्यू देखिए, बेसिक मैथ्स है। कौन है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि 0.1 बड़ा है इससे, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और अब बस आपका सवाल बन ही गया है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिमिटिंग रिएजेंट है तो बेटा हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड हमें बताएगा कि ऐसा है, इतना प्रोडक्ट बनने वाला है। कैसे, देखो स्टोइकियोमेट्री से 3 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान देना प्लीज, 3 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से बेटा 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। 3 मोल सल्फ्यूरिक एसिड इज गिविंग 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सही बात है। तो हमारे पास सल्फ्यूरिक के कितने मोल से 0.25, तो 0.25 मोल से बेटा कितना बनेगा हाइड्रोजन, 0.25 मोल। अब एक बहुत बड़ी गलती जो एडवांस के अंदर जब आप पेपर दे रहे हो तो बच्चा अक्सर घबराहट में कर देता है, वो ये है कि 0.25 को आप 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके आप बता देंगे कि क्या है इसका वॉल्यूम। आप एसटीपी कंडीशन लगा देंगे, जबकि सवाल में एसटीपी कंडीशन नहीं दिया गया है। ध्यान रखिए, दिस इज नॉट एन एसटीपी कंडीशन। चिल्ला चिल्ला के सवाल ने टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ठीक है, 273 केल्विन नहीं है, दिस इज 300 और प्रेशर 1 atm है। दिस इज नॉट आइडियल गैस, मतलब दिस इज नॉट द एसटीपी कंडीशन। तो मैंने आपको समझाया था पहले ही सेशन में कि अगर एसटीपी कंडीशन नहीं है तो फिर वॉल्यूम में फंसेंगे तो क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो शिल्पी मैम ने कहा था कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाइए। अब आपके पास सब कुछ है, देखिए जरा, यहां से आपने वॉल्यूम हाइड्रोजन का निकालना है, मोल्स हाइड्रोजन के 0.25 है, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम लेंगे 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और टेम्परेचर 300 केल्विन था ही अपना, ठीक है। और डिवाइड करेंगे इसको किससे बेटा, प्रेशर है जो अपने पास है 1 atm। एटीएम यूनिट देखिए, एटीएम से एटीएम कटेगा, ठीक है। मोल, ये वाला मोल इनवर्स इस मोल से कटेगा, ये वाला केल्विन इनवर्स इस 300 के केल्विन से कटेगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0.082 को 1/12 लेना, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। पूरा मतलब इट वुड बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व। तो ये आ जाएगा 6.15 लीटर्स। तो वॉल्यूम हाइड्रोजन का बेटा कितना होगा, 6.15 लीटर्स, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था,
तो इससे आपको ना इसने कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी यूज करा लिया यहाँ पे मोलारिटी वाला सीन, और इसने आपसे लिमिटिंग रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगा लिया, और इसने लास्ट में आइडियल गैस इक्वेशन भी यूज करा ली। तो ये अपने आप में एक फुली फ्लेजेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो एडवांस में ऐसा नहीं है बिल्कुल ही मोल से इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आते, आ जाते हैं अधिकांश जो मोल में क्वेश्चंस आते हैं वो बाकी पूरी केमिस्ट्री को लेकर के आते हैं, किसी ऑर्गेनिक में लगा दिया, इनऑर्गेनिक में लगा दिया, लाइक दैट, बट ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आई हैव शोन यू दैट, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का भाई अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, बहुत सारे सवाल मैंने दे दिए हैं आपको। इसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग। तो अभी तक वी हैव डन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूशन मिक्सिंग की अगर बात करें, एक केस होता है पहले तो डाइल्यूशन का। जैसे मैंने आपको भी अपने बचपन की कहानी सुनाई थी ना कि मैं क्या किया करती थी, देखना चाहते हो? थोड़ा सा बताऊं, एक सैंपल दिखाऊं मैं क्या करती थी बचपन में? तो भैया ऐसा है, तो आप मतलब सोचिए अब डाइल्यूशन में हम कर क्या रहे हैं, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बेटा देखिए, डाइल्यूशन में मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन का मान लो मोलारिटी कुछ m1 है, इसकी कुछ वॉल्यूम है v1। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन में ना बाहर से पानी डाल दिया बहुत सारा, मतलब मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया। वो तो देख ही लिया आपने शिल्पी मैम कैसे डाइल्यूशन किया करती थी समझ गए, है ना। तो हो क्या रहा है डाइल्यूशन से, पर यूनिट वॉल्यूम जो आयोन्स है वो तो कम हो जाते हैं, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ गया, मगर सॉल्यूट तो उतना ही होता है ना। तो फ्रूटी में क्या हो रहा है, फ्रूटी का टेस्ट क्यों खराब हो रहा है? फ्रूटी का टेस्ट इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम जो पल्प का कॉन्सेंट्रेशन है वो तो सेम रहेगा क्या? नहीं, आपने पल्प नहीं छेड़ा, आपने ऊपर से पानी ठोक के भर दिया है, तो पानी भरने से पर यूनिट वॉल्यूम पल्प तो डाइल्यूट हो गया ना यार, तो टेस्ट नहीं आएगा। तो हाँ, हमारे पास क्या है बेटा, अगर हमने डाइल्यूशन कर दिया तो ये हमारे पास सॉल्यूशन का मोलारिटी है, वॉल्यूम है। तो अगर मैंने इसमें पानी डाला तो हुआ क्या होगा बेटा, सॉल्यूट के मोल्स तो सेम रहेंगे, आपका सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम तो चेंज हो गया, तो यानी कुछ मोलारिटी तो कुछ चेंज हुआ होगा, है ना। और वॉल्यूम कितना हुआ होगा फाइनल, जो V1 था, और आपने कितना वॉल्यूम वाटर का डाला, है ना, कितना डाइल्यूशन वॉल्यूम तो आप बता सकते हो, पर कॉन्सेंट्रेशन ऐसे एडिटिव नहीं होती है ना, आप ऐसे ऐड करके बता दो, इंटेंसिव है। तो अब हमसे कोई पूछे कि बता फाइनल सॉल्यूशन का डाइल्यूशन के बाद मोलारिटी कितना है, तो हम ये कहेंगे कि भैया देखिए, जो सॉल्यूट के मोल्स थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैसे बेटा, बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है। और बेटा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन सेम रहेंगे। ये कैसे निकालेंगे, आप मोलारिटी पढ़कर आए थे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल्स कैसे लिख सकती हो, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकती हूँ, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से देखिए m1 v1 और ये क्या होगा m2 v2, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, सिंपल ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन जो मोल्स हैं उनको बराबर कर देना है, तो यू आर गोइंग टू गेट इट राइट। ओके, इसके बाद एक मिक्सिंग वाला केस होता है। मिक्सिंग में बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हमारे पास है ना एक सॉल्यूशन हम अगर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कुछ एक सॉल्यूशन की मोलारिटी MA है, ठीक है, वॉल्यूम कुछ VA है, आपने इसको अब ऐड कर दिया MB VB के साथ, है ना, मोलारिटी MB वॉल्यूम VB, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी आपसे कोई पूछे बताइए, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सॉल्यूट के मोल्स को जोड़ देंगे, जितने मोल सॉल्यूट के यहाँ है ना, उतने मोल सॉल्यूट के यहाँ जोड़ दो, क्योंकि मिक्स किया है, तो टोटल सॉल्यूशन जो नया बना है रिजल्टेंट उसके मोल्स के बराबर होंगे, है ना। मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को जोड़ दिया तो सॉल्यूशन बन गया। यही तो कर रहे हैं हम कि हमारे पास एक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट को मिक्स किया तो बनने वाले रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलारिटी बताइए, तो उनके मोल्स को जोड़ देंगे सॉल्वेंट सॉल्यूट के, वी विल गेट द टोटल मोल्स। और मोल्स को जोड़ने के लिए वही करेंगे, देखिए MAVA प्लस
MbVb इज इक्वल टू MrVr, ठीक है। तो इसी में देखिए MaVa प्लस MbVb को डिवाइड करिएगा रिजल्टेंट वॉल्यूम से। रिजल्टेंट वॉल्यूम आप जानते हैं तो रिजल्टेंट मोलारिटी आ जाएगी। आर क्या है? रिजल्टेंट, बेसिकली बस ऐसे लिखा है सोल्यूशन का। तो वॉल्यूम आर, रिजल्टेंट वॉल्यूम क्या है? Va प्लस Vb। तो आप रिजल्टेंट सोल्यूशन की मोलारिटी बता सकते हैं, आराम से बता देंगे। देख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सवाल कहता है हमें 20 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH सोल्यूशन इज एडेड टू 400 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH। देखिए कहता है 20 ml 2 मोलर NaOH सोल्यूशन को ऐड कर दिया है हमने 400 ml 0.5 मोलर NaOH सोल्यूशन। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। देखिए अभी आपने पढ़ा है, दो सॉल्यूशंस का हमने मिक्स कर दिया है, तो आप क्या करेंगे? मोल्स को जोड़ देंगे। जो भी मोल्स इसके होंगे, जो मोल्स इसके हैं, जोड़ दो, वही टोटल जो आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसके मोल्स के बराबर रख दो, है ना, रिजल्टेंट के। तो इसके मोल्स कैसे आएंगे बेटा? इसकी मोलारिटी है और इनटू इसकी वॉल्यूम मैं मिलीलीटर में रख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, प्लस इसके मोल्स कैसे निकलेंगे? 400 इसकी वॉल्यूम और इसकी मोलारिटी 0.5। रिजल्टेंट की मोलारिटी हमें निकालनी है, ठीक है। और वॉल्यूम रिजल्टेंट की कितनी होगी? इसकी वॉल्यूम इसकी जोड़ दो 420 ml। अब यहाँ यूनिट चेंज इसने किया, ml है ऊपर भी नीचे, तो यूनिट ओवरऑल आपका लास्ट में यू वुड बी गेटिंग द सेम, है ना। कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो आप यहाँ से रिजल्टेंट मोलारिटी बता सकते हो। 25 में आया क्वेश्चन, तो ऐसा भी नहीं, बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, ओके। तो 0.571 मोलर है। अब 10 की पावर -2 को अलग करके लिखना है, तो 57.1 इंटू 10 -2 मोलर, यानी 57 वुड बी आर फाइनल आंसर, 57। तो ये आपका था मिक्सिंग के सीन के ऊपर एक सीधा क्वेश्चन, ठीक है। 57 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इजी पीजी लग रहा है, यस। आगे देखिए, अब मोलारिटी थोड़ी आयोन्स की भी देख लेते हैं कि आयोन्स के लिए हम कैसे मोलारिटी, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस निकालते हैं। ये चीज़ इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि आगे आपको बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में काफ़ी हेल्प होती है। पीएच वगैरह आप कैलकुलेशंस की बात करते हो, थोड़ी चीज़ें आपको आती होंगी। जैसे यहाँ पे हमसे बोला गया कि 200 ml है 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन, तो उसकी आप मोलारिटी बताइए। 200 ml 0.1 मोलर NaCl सोल्यूशन है हमारे पास, तो मोलारिटी किसकी बतानी है? अब ये देखो, ये सोल्यूशन है, तो NaCl कैसे टूटेगा बेटा? सोडियम आयोन्स में और क्लोराइड में टूटेगा, सही बात है, बोलिए इसे में टूटेगा। अब मैं एक काम करती हूँ, मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मिलीमोल्स लिख लेती हूँ। तो मिलीमोल्स 200 इंटू 0.1 यानी 20 मिलीमोल्स हैं इसके। अब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा का पूरा सोडियम क्लोराइड टूट ही जाएगा, है ना। सोडियम में क्लोराइड तो आपको पता है पूरा खत्म होकर 20 मिलीमोल इसके बनाएगा, 20 मिलीमोल्स इसके बनाएगा। तो सोडियम आयन की निकालते हैं मोलारिटी। देखिए कितने मोल्स हैं इसके? 20 मिलीमोल्स, और वॉल्यूम बेटा कितना है? 200 ही है। यहाँ कुछ और ऐड नहीं किया तो 200 ही है। देखो कुछ और ऐड नहीं किया तो 20/200 कितना हो जाएगा? 0.1 मिली से मिली कटेगा मोलर, मोल पर लीटर मतलब मोलर, तो 0.1 मोलर। ऐसे ही क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी आप मोलारिटी इसी तरीके से 0.1 निकाल सकते हो, सेम ही आएगी, है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट कहता है एल्यूमिनियम सल्फेट है तुम्हारे पास, Al2SO4 होल थ्राइस। इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? 2 मोल एल्यूमिनियम आयन्स मिलेंगे प्लस 3 मोल बेटा सल्फेट आयन्स मिलेंगे। तो हमारे पास कितने मिलीमोल्स हैं अपने सॉल्ट के? 200 इंटू 0.1 यानी 20। जब ये पूरा रिएक्ट हो जाएगा तो 20 स्टोइकियोमेट्री में बनाना है। देखो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो 20 से कितना बनेगा? 40 मिलीमोल्स, है ना। इसके 1 से 3 बनता है तो 20 से कितना बनेगा? 60 मिलीमोल्स, 60 मिलीमोल्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन अब हम एल्यूमिनियम आयन्स की निकालेंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की कैसे निकलेगी मोलारिटी? हमारे पास एल्यूमिनियम आयन्स के 40 मिलीमोल्स है और अपने पास जो वॉल्यूम है वो कितना है? 200 मिलीलीटर है।
बिल्कुल ऐसे ही बेटा देखिएगा, सल्फेट आयन के लिए कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि 60 मिलीमोल्स है आपके पास, और जो अपनी वॉल्यूम थी वो कितनी थी बेटा, 200 ml थी। तो बता सकते हैं, मिली से मिली कटेगा तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा, है ना। तो 1/5 निकालेंगे पहले में 1/5, और ये कितना होगा, 3/10 हो जाएगा। ओके, यस, कर सकते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये सीन बनता है। अब कभी बेटा ऐसे हो जाए अगर हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट आ जाए, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये वाला केस, ध्यान से सुनना। अगर अपने पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है तो अपन मोलारिटी कैसे बताएंगे, जैसे कहता है कैलकुलेट द मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन बतानी है सोडियम और क्लोराइड की। कब, जब हमारे पास NaCl है, NaCl कितना दिया गया है, 200 ml 0.1 मोल है, यानी 20 मिलीमोल्स NaCl है। ये खर्च होगा तो 20 इसका बनेगा, 20 इसका। इसको मिक्स कर दिया है आपने 300 ml ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है। कैसे टूटेगा, कैल्शियम आयॉन्स और 2 मोल क्लोराइड आयॉन्स, है ना। मिक्स किया है आपने 300 ml 0.1, यानी कि 30 मिलीमोल्स। 30 मिलीमोल्स इसके हैं। अभी ये जब हो जाएगा खर्च तो 30 मिलीमोल्स इसके बनेंगे। इसके 1 मोल से 2 मोल बनता है, तो 30 से कितना बनेगा, 60 मिलीमोल यहाँ से क्लोराइड आएगा। और क्योंकि आपने मिक्स कर दिया है तो वॉल्यूम ऐड हो गई है ना, वॉल्यूम ऐड हो गई है। तो बेटा सोडियम आयन के लिए मोलारिटी बताइए। देखिए सोडियम आयन सिर्फ यहाँ से आ रहा है, नीचे वाले सॉल्ट से नहीं आ रहा, तो मिलीमोल सिर्फ यहीं से लेंगे। 20 मिलीमोल सोडियम आयन के हैं। अब टोटल वॉल्यूम में ध्यान रखना है, क्योंकि मिक्स किया है तो ये 200 ml और ये 300 ml जुड़ के 500 ml हो जाएगा, 500 ml, ठीक है। क्लोराइड आयन की अगर मुझे मोलारिटी बतानी है तो क्लोराइड के टोटल मिलीमोल्स देखिए 60 यहाँ से आए हैं कैल्शियम क्लोराइड से, और 20 यहाँ से आए, तो 60 + 20 80 मिलीमोल्स, और टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा बेटा, 500 ml रहेगा, समझे। तो मिक्सिंग में हमें ये करना है, एक आयन का कॉन्ट्रीब्यूशन आप दोनों साइड से ही लेंगे ना उसको कैलकुलेट करने के लिए, क्लियर। चलो तो हाँ, इसको निकाल लेना, फाइनल सॉल्व कर लेना। बस ये चीज देख लो कि क्लोराइड था तो NaCl से कितना कंट्रीब्यूशन आया मिलीमोल्स, वो भी काउंट किया हमने, और कैल्शियम क्लोराइड का भी वो टोटल जोड़ के यहाँ लिखा है, ठीक है। ओके, चलिए अब बेटा मिक्सिंग नॉन सॉल्यूशंस के अंदर क्या होता है, जैसे मैं एक सवाल आपको लेके समझाऊंगी, इससे इट वुड बी क्लियर। देखिएगा जरा, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि ऑन मिक्सिंग 15 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल जिसका डेंसिटी 0.792 ग्राम पर ml है, तो अपने पास क्या है, हमने मिक्स किया इथाइल अल्कोहल, डेंसिटी दे रखा है विद किसके साथ, 15 ml ऑफ प्योर वाटर, 15 ml of pure water at 4 degrees Celsius. The resulting non-ideal solution was found to have density of इतना, the contraction in volume is। अगर आप सॉल्यूशंस चैप्टर में याद करें, राउल्स लॉ पढ़ते हैं, तो राउल्स लॉ को जो सॉल्यूशंस एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस थे, राइट। अब उसमें आपने पढ़ा है ना, नॉन आइडियल में 2 केसेस होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो एक में वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है, एक में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये सवाल उसी के ऊपर बेस्ड है। वेरी नाइस क्वेश्चन, ध्यान से रीड कर लो, सवाल को सॉल्व करेंगे। अब रीड हो गया सवाल, एक बार खुद से भी रीड करना, मैं तो क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, तुम्हें रीड करना है, अप्रोच देखो क्या रखना है। क्या कर सकते हैं शिल्पी मैम यहाँ पे, आइए देखते हैं। देखो हमारे पास बेटा कुछ इथाइल अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल है जो 15 ml है और जिसका वॉल्यूम 15 ml है और जो डेंसिटी है वो 0.792 ग्राम पर ml है। एक काम करिए, आप जानते हैं डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए इसकी वॉल्यूम क्या आएगी, डेंसिटी को मल्टीप्लाई करिए वॉल्यूम से, तो इतना इसका, सॉरी मास कितना आएगा, मेरे को मास बोलना था, मैंने गलती से वॉल्यूम बोल दिया। हाँ, इसका मास कितना आएगा, वो कितना है 0.792 इंटू वॉल्यूम यानी ग्राम, इतना ग्राम, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मेरा जो अपने पास है वो क्या दिया गया है, प्योर वाटर, और वाटर के सिनेरियो में कुछ ऐसा है कि वॉल्यूम पानी की है 15 ml, ओके और इसके लिए तो हम डेंसिटी जानते ही हैं, प्योर वाटर 1 ग्राम पर ml है, 1 ग्राम पर ml, तो यहाँ पे मास इसका कितना आएगा, वही डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करिए, 15 इंटू 1 ग्राम, 15 ग्राम, ठीक है।
अच्छा, अब हमें बोला कि जो मिलाया, इन दोनों को हमने मिला दिया है और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की डेंसिटी है, मिक्स करने के बाद जो डेंसिटी है बेटा सॉल्यूशन की, वो कितनी है 0.924 ग्राम पर ml। तो आपने इसका मास लिया, इसका मास लिया, दोनों के मास को जोड़ के आपको इस सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। यस और नो, सॉल्यूशन का मास मिलेगा, है ना। कैसे, ये कितना होगा 11.88, मैंने सॉल्व कर रखा है पहले, और ये कितना है बेटा 15 ग्राम। ओके तो अब यानी आपके पास मास भी आ चुका है। तो मास में आप टोटल मास ही लेंगे। देखिए, अरे आवाज, सॉरी माइक खिंच गया, एक बार मैं ठीक कर लेती हूँ। हाँ देखो, तो मास बेटा इस मिक्सचर का मतलब सॉल्यूशन का कितना है 11.88 और 15 यानी कि 26.88 ग्राम। सही बात है। अब हमसे क्या वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, 26.88 को डिवाइड करिए डेंसिटी से 0.92, ग्राम से ग्राम कटेगा, ये ml आ गया, है ना। इस वॉल्यूम को निकालिए। अब ये वॉल्यूम कितना होगा चेक करिए, 29 ml होगा। मैं सॉल्व करके लाई हूँ, मैंने सॉल्व किया, अब मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगी तो इट विल बी ऑल्सो टेकिंग टाइम, है ना। तो अपन इसको पूरा सॉल्व करिएगा, आप घर पे कर रहे हो तो ठीक है। तो बेटा अब आप क्वेश्चन को देखिए, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, हमें वॉल्यूम 29 ml मिली, तो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ आप देखिए। आप 15 ml को मिक्स किए थे, 15 ml इसके साथ, यानी आपने तो 30 एक्सपेक्ट किया था कि 30 ml होना चाहिए, मगर कितना बना 29 ml। तो कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ 1 ml का, है ना। तो वॉल्यूम का जो कॉन्ट्रैक्शन है बेटा वो कितना हुआ है, कितने से हुआ है 1 ml से कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो सवाल में यही कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम पूछा है। अगर मान लो मैं परसेंटेज में बताना चाहूँ तो मैं कैसे बताऊंगी कितना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। देखो 1% में मैं चेंज बताऊं, 1 ml कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और होना कितना चाहिए था 15 और 15 30 इंटू 100। तो ऐसे आप परसेंटेज निकाल के भी बता सकते हो, ठीक है, ये परसेंटेज आप बता दोगे। तो ये बेसिकली सवाल था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो मैंने आपको मिक्सिंग केसेस बता दिए हैं, आइडियल सॉल्यूशन के केस में आयोन्स में कैसे निकालते हैं और नॉन आइडियल, ठीक है। तो अब समय है रिवाइज करने का। तो क्या चीजें हैं यहां से देखिए, सबसे पहले जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उससे हम रिवाइज करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बेटा हमारे सामने जो पहली 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो थोड़ी एक जैसी सी लगती हैं, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, जो तीनों ही ये बताती हैं कि अगर 100 पार्ट सॉल्यूशन है तो 100 पार्ट सॉल्यूशन में कितना पार्ट सॉल्यूट का मौजूद है। तो आप देखिए सॉल्यूट है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन, सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब अगर मैं 100 ml सॉल्यूशन ले लूं तो उसमें कितना ml सॉल्यूट है। मास बाय वॉल्यूम मतलब अगर मैं 100 ml सॉल्यूशन ले लूं उसमें कितना मास सॉल्यूट है। मास बाय मास मतलब अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूं उसमें कितना ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है। अच्छा ये है। आगे मोलारिटी क्या बताता है, मोलारिटी होता है कितने सॉल्यूट के मोल्स आपने डिसॉल्व किए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, यानी 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। और मोलारिटी क्या था, कितने मोल्स सॉल्यूट के आपने डिसॉल्व किए हैं 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर। तो यहां डिनोमिनेटर में केजी मास है सॉल्वेंट का, ठीक है। अब अगर यहां हम बताएं मोल फ्रैक्शन मिसिंग है एक, तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, एक कंपोनेंट के मोल्स मिसिंग नहीं है, मैंने अगली स्लाइड पे लिखा है वैसे देखिए। मोल फ्रैक्शन क्या था, कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के मोल्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। और बेटा पीपीएम या पीपीबी में क्या होता है, जहां बहुत डाइल्यूट अमाउंट में सॉल्यूट होता है, बहुत कम अमाउंट में। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 1 मिलियन सॉल्यूशन के पार्ट्स में कितना सॉल्यूट मौजूद है। ऐसे 1 बिलियन के लिए 10 की पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कौन नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जैसे मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, राइट। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन बहुत फेमस जो एग्जाम में आते हैं वो है इंटर रिलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो लास्ट वाला है। बस लास्ट वाले को आप एटलीस्ट थोड़ा ध्यान रखना, ये वाला। बाकी इसको भी यूनिटरी मेथड से करना मैंने बता दिया है। तो मोलारिटी क्या है, 1000 इंटू मोलारिटी
ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ये अपना मोलारिटी है। तो इंटर रिलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म से सवाल आते हैं। ओके, तो इसी के साथ रॉक, पेपर और सीजर को आज की केमिस्ट्री लैब ने हमने फिनिश कर दिया है। तो मतलब यार सच में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 3-5 किए रॉक, पेपर, सीजर और बहुत अच्छे से मैंने पूरा आपको जो है चैप्टर फिनिश कराया है। और आपको हर सेशन के बाद मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं, मैंने डीपीपीज दिए हैं। वो डीपीपीज आपको कहाँ और कैसे मिलेंगे बेटा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दे रखा है वो लिंक है टू ज्वाइन द कोर्स। जो मैंने कहा था आपके लिए कोर्स बना दिया है फ्री का, ठीक है। और बेटा इस कोर्स में एनरोल होगे तो ही आप पूरा पैसा वसूल कर पाओगे अपने इंटरनेट कनेक्शन का, जिसको यूज करके आपने अभी सेशन देखा है, राइट। तो बस मैं यही कहूंगी, देखिए हमने बेटा वेदांतु का हमेशा एफर्ट होता है बच्चे को पर्सनलाइज फील कराने का। उसके लिए आपको हर वक्त ऐसा महसूस होना चाहिए कि शिल्पी मैम आपके साथ हैं। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ो तो आपको ये पता हो कि शिल्पी मैम आपके साथ है। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो शिल्पी मैम जा चुकी है। मतलब व्हेन यू आर डूइंग केमिस्ट्री आई एम सिटिंग राइट बिसाइड यू एंड हाउ कैन आई मेक यू फील लाइक दैट। जब मैं क्लास के बाद आपके ऊपर फोकस कर पाऊंगी, आप पे ध्यान दे पाऊंगी, है ना। सेम चीज अब्दुल सर हैं, फिजिक्स के लिए कर रहे हैं, मैथ्स के लिए हर्ष सर, अंकित सर दोनों ही कर रहे हैं। तो बेटा आपके लिए कोर्स बना दिया है फ्री में। बस आपको इतनी सी जरूरत करनी है कि अपना हाथ उठाकर इसमें जरा बाय नाउ पे टैप करके 0 रुपये में कोर्स का एनरोलमेंट का पार्ट बने, ताकि आपके डैशबोर्ड पे आपको मैं जो भी हैंड रिटन नोट्स दूंगी, डीपीपीज दूंगी, वो सब आपकी स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई भी इशू आता है मुझे कमेंट करके पूछ लो, अभी ज्वाइन कर लो। पहला लिंक है, उसी लिंक को टैप करके आप वहां लॉग इन करना। मैं एक बार दिखा भी देती हूँ आपको, रुकिए। हाँ जी, तो ये लिंक देखिए मैंने ओपन किया है। कहाँ से? डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उससे। तो पेज ओपन होगा। देखिए यूट्यूब जेई 2027 के लिए जो भी टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए देखिए पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जनरल सारे सेशंस जो हैं जेई से रिलेटेड कवर्ड होंगे। कोर्स प्लान यही है कि लाइव क्लास के अलावा भी बेटा आप डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं, डीपीपीज असाइनमेंट, हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। तो टैप करना बाय नाउ पे, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। मेरा नंबर अभी एक्सेप्ट नहीं होगा, ऑलरेडी उसमें कनेक्टेड है अकाउंट। तो आप बस यहाँ पे लॉगिन करके बाय नाउ से फाइनली इसको ले लीजिएगा, तो आपके डैशबोर्ड पे कोर्स सारा शो हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप समझ गए हो। इसमें देर मत करना, क्योंकि ये कभी भी फ्री कोर्स बेटा, अब तुम जानते हो फ्री की चीज़ है तो लोग तो सबसे पहले उसमें आ जाते हैं। तो इसमें ऑलरेडी इतने बच्चे आ चुके हैं कोर्स में, तो आप देर मत करना। क्या पता ऐसा ना हो भविष्य में यही पैसे से कोर्स हो जाए, है ना। वैसे तो यही कोशिश रहेगी नहीं हो ऐसा कभी, मगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे तो बंद भी करना पड़ सकता है ना। कोर्स में बिल्कुल बहुत एक्सीड हो गई लिमिट। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब तक वो वीडियो पहुँची, तुम तक मौका मिला, अगर चालू है फ्री तुरंत से सीट ले लो, ठीक है। चलिए, तो बेटा इसी के साथ हमने पूरा जो मूल कॉन्सेप्ट है वो फिनिश कर दिया है। बिल्कुल बेसिक से मैंने कराया है और एडवांस के भी क्वेश्चंस कराए हैं, डीपीपीज में भी दिए हैं। तो अब आपको इसके बाद क्या करना है, कोर्स में जाके सारा होमवर्क कंप्लीट करना है जो मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है। चलिए, तो जाने से पहले मेरा डोरा मैम के लिए कमेंट जरूर छोड़ के जाना है, सेशन कैसा लगा आपको। और क्योंकि आपके कमेंट की अहमियत, आपके लिए वो सिर्फ एक कमेंट है, मगर मेरे लिए तो वो मेरे स्टूडेंट का पूरा फीडबैक, उसको कैसा महसूस हुआ, मेरी एनर्जी उस तक पहुंची या नहीं, वो सब है ना। तो मेरे लिए वो कुछ शब्दों की जो कीमत है वो अनमोल होती है। तो लेट मी नो हाउ वाज द सेशन। एंड ऑल्सो बेटा कोई भी डाउट है बेझिझक आप कॉमेंट्स में बता भी सकते हो। और टेस्ट सीरीज को पूरा फॉलो करना है। Remember, you are my Kitayan. Okay, you are my Kitayan army. So see you next time, guys. Take care. Bye bye. See ya.